अब हम अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं, एक उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि कभी ये विघटित नहीं होता। क्यों विघटित नहीं होता, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये कब अस्तित्व में आया। 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ। इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है। इसके सदस्य संख्या का निर्धारण, जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है, लेकिन जो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके तहत 245 है सदस्य संख्या। ठीक है। तो जो 245 सदस्य संख्या है उसमें 229 राज्यों से हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 सदस्य जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से, कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति इनका मनोनयन करते हैं 12 सदस्यों का। अगर हम संरचना के बारे में बात करें राज्यसभा के, तो यह सभापति, उपसभापति और सांसद, जो राज्यसभा सांसद है, इन तीनों से मिलकर बनता है। सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है, वही इसका पदेन सभापति होता है। और जो उपसभापति होता है, ये राज्यसभा के जो सांसद होते हैं अपने बीच में से ही किसी को ये उपसभापति के तौर पर नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं। अब हम राज्यसभा सांसद होने के लिए योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा सांसद होने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। जो हमने स्थायी सदन के बारे में बात किया था, वो यहाँ पे इस बात के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो कार्यकाल जो होता है राज्यसभा सांसद का, चूँकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं रहता, ये अनवरत रूप से जारी रहती है। लेकिन इसके सांसद का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष में जिसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तब हम बात करेंगे कि जो पहला जो सदन रहा होगा, पहला जो कार्यकाल रहा होगा, उनके 1/3 सदस्य कौन थे। तो उसका निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया था। ठीक है। और जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का, प्रत्येक तीसरे वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा उनका मनोनयन होता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका मनोनयन प्रत्येक तीसरे वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब हम इनके शर्तों के बारे में बात करते हैं। जो शर्त होते हैं, वेतन, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है। ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती इनके वेतन में। ये एक शर्त है। होते हैं वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। अब हम राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, इसको जानते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचक जो मंडल होता है वो, इनमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य को नहीं गिनती में लिया जाता, केवल विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। जब हम प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके माध्यम से निर्वाचन होता है। ठीक है। अब आरक्षित सीटों के बारे में बात करते हैं। तो जो आरक्षित सीटें होती हैं उनमें केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो संबंधित अनुसूचित जाति या जनजाति के हों, उस निर्वाचन क्षेत्र के या फिर किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के, लेकिन उसी आरक्षित वर्ग के होने चाहिए, तभी वो उस आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। जब हम निर्वाचन स्थल के बारे में बात करें, निर्वाचन के स्थान के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसकी 2 व्यवस्थाएं बात करते हैं। 2003 के पहले की
और 2003 के बाद की। जब हम 2003 के पहले की बात करते हैं तो उस समय जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े होना चाहते थे तो वहीं के निर्वाचन क्षेत्र में वो एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए था। लेकिन 2003 के बाद ऐसी व्यवस्था लागू की गई कि अब वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, फिर वो भारत राष्ट्र के अंदर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे वैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम जो राज्यसभा सांसद हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन निरर्हताओं के बारे में बात करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनके कुछ निरर्हताएँ तय की गई हैं। अर्थात राज्यसभा सांसद होने के लिए आप सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके खिलाफ कोई अपराध दोष सिद्ध हो चुका है और इसके संबंध में आपको 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिली है तो भी आप निर्वाचन में अवैध हो जाएंगे, आप निर्वाचित नहीं हो सकते। दूसरा, आपको भारत का नागरिक होना होगा, अन्यथा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, अगर आप संसद की किसी बनाई गई विधि के द्वारा निरर्हत घोषित मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भ्रष्ट आचरण, अगर आप सरकारी ठेकों में लिप्त हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। शक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि राज्यसभा को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है जो उसे लोकसभा से सर्वोपरि बनाती है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा के सदस्य उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से राज्यसभा यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय लोकहित का है, जनहित में है और इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यसभा इस मामले में कानून बनाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकती है। और ऐसी किसी प्रक्रिया का प्रारंभ केवल और केवल राज्यसभा से ही हो सकता है। ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 312 में राज्यसभा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि वर्तमान में राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की आवश्यकता है, तो ऐसी किसी प्रक्रिया का प्रारंभ केवल और केवल राज्यसभा में ही हो सकता है। लोकसभा से इस प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। आर्टिकल 67 के बारे में बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सभापति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, संकल्प है, वो केवल राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है, लोकसभा से नहीं। लोकसभा में उसको केवल बहुमत से उसको सहमति देना होता है। ठीक है, अब हम राज्यसभा की परिसंघीय विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 249 और 312 के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है और आर्टिकल 356 जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राज्यसभा में 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है इस राष्ट्रीय आपातकाल का। और दूसरा, आर्टिकल 356 के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है राज्य में, उसका राज्यसभा में 2 महीने के अंदर अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक को दोनों ही सदन में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, तो राज्यसभा में इसे अलग से पारित होना आवश्यक है और इसके लिए किसी प्रकार के संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है। वहीं हम साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में बात करते हैं तो इसका भी राज्यसभा में अलग से पारित होना आवश्यक है। यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तुत होता है, लेकिन राज्यसभा में इसको अलग से पारित होना आवश्यक है। हाँ, इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी, जो सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, उनको भी मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। अब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करते हैं।
राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है तो अलग अलग जो संकल्प पारित होते हैं, तो जो संकल्प पारित होगा वह लोकसभा में भी अलग से पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भी अलग से पारित होना चाहिए, तब जाके यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी। अब हम इसकी शक्तियों के बारे में देखें और इनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो इसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों इसकी उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि शासन में कुछ विशेषज्ञ लोगों का, राजनीति के जानकार लोगों का होना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी इन व्यक्तियों के पास जनाधार नहीं होता और चुनाव की जो जटिल प्रक्रिया होती है, जो जनता के माध्यम से चुन के सदन में पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया के माध्यम से ये विशेषज्ञ सदन में नहीं पहुंच पाते। लेकिन राज्यसभा वह मंच है जिसके माध्यम से ये सीधे ही सदन में पहुंच सकते हैं और लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है। और चूंकि राज्य विधानसभा के सदस्यों को राज्य की जनता चुनती है और राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में अपने सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, तो इस प्रकार से देखें तो इसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार इसकी उपयोगिता है। चूँकि हम जानते हैं कि लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, यह जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचित सदस्य यहाँ पे पहुँचते हैं, तो हो सकता है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कभी कभी जो विधान बनाए वह तर्क संगत ना हो, इसी का निरीक्षण करने का काम करती है राज्यसभा। अब जैसे कि हमने संरचना में देखा था कि इसमें सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। सभापति और उपसभापति और सांसद से मिलकर ये राज्यसभा बनता है। तो ये सभापति उपसभापति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा से ही संकल्प पारित हो सकता है। ऐसा किसी संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना उसको देनी आवश्यक है। ठीक है। और उपसभापति ये सीधे अपना एक हस्ताक्षर युक्त इस्तीफा पत्र सभापति को संबोधित कर सकता है, या फिर उसका सदन में कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो भी उसे अपने पद से हटना पड़ सकता है, या फिर सभापति के लिए जो प्रक्रिया अपनाएगी हटाने के लिए, वही प्रक्रिया अपनाकर 14 दिन पूर्व सूचना देकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये राज्यसभा के बारे में एक ओवरऑल जानकारी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।